है, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। पंथ निरपेक्षता का टॉपिक है, ठीक है। आप लिखेंगे भारतीय पंथ निरपेक्षता के सामने चुनौतियां, ठीक है। लिखिए, ठीक है, भारतीय, ठीक है, पंथ निरपेक्षता के सामने चुनौतियां, पंथ निरपेक्षता के सामने चुनौतियां, ठीक है, के सामने चुनौतियां। इसको करके इसको अंडर कवर कर देंगे इसको, ठीक है, बॉक्स के अंदर इसको डालिए, ठीक है, ये बॉक्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये आपका टॉपिक हो गया। यहाँ पे एक सॉफ्ट टॉपिक बना, यहाँ पे लिखे चुनौतियां, लिखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, चुनौतियां, ठीक है। चुनौतियां लिख के ऐसे बना के, ठीक है, यहाँ से मतलब पहला नंबर देके लिखिए, ठीक है। समझ गए कैसे लिखना है, चुनौतियां देके, ठीक है, पहला नंबर देके लिखिए। लिखेंगे भारत में राजनीति और धर्म के मध्य संबंध है, ठीक है। भारत में राजनीति और धर्म के मध्य क्या है, संबंध है, ठीक है। लिखेंगे भारत में, ठीक है, भारत में राजनीति, ठीक है, भारत में राजनीति और और धर्म के मध्य, धर्म के मध्य संबंध है। ये तो बेसिक बात आप लोग भी जानते हैं भाई साहब, राजनीति और धर्म क्या है, हमारे हमारे देश में राजनीति और धर्म के बीच में क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। संबंध है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या क्या कॉमा देके लिखना था। अब लिखे राजनीतिक पार्टी, इसी में लिखना है राजनीति पार्टी, राजनीतिक पार्टी या फिर राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक पार्टियां लिख दीजिए, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी तो नहीं लड़ती, बहुत सारी लड़ती है। राजनीतिक पार्टियां धर्म के आधार पर चुनाव लड़ती हैं, धर्म के आधार पर चुनाव लड़ती हैं। राजनीतिक पार्टियां धर्म के आधार पर चुनाव लड़ती हैं, राजनीतिक पार्टियां धर्म के आधार पर चुनाव लड़ती हैं, धर्म के आधार पर चुनाव लड़ती हैं, ठीक है। धर्म के आधार पर क्या लगती है, चुनाव लड़ती है। नहीं, बहुत सारे पार्टी है जो कि धर्म के आधार पर चुनाव लड़ती है, नहीं, नाम किसी का नहीं लिखना है, बस आपको यही बताना है। बहुत सारे मतलब राजनीतिक पार्टियां धर्म के आधार पर क्या लड़ती है, चुनाव लड़ती है, ठीक है, कॉमा दे दीजिएगा। बहुसंख्यक धर्म के उम्मीदवार निर्वाचित कर लिए जाते हैं, बहुसंख्यक धर्म के उम्मीदवार निर्वाचित कर लिए जाते हैं, बहुसंख्यक, ठीक है, बहुसंख्यक, ठीक है, बहुसंख्यक, बहुसंख्यक धर्म के उम्मीदवार निर्वाचित कर लिए जाते हैं, ठीक है, बहुसंख्यक धर्म के उम्मीदवार निर्वाचित कर लिए जाते हैं। इससे इससे अल्पसंख्यक उम्मीदवार, इससे अल्पसंख्यक समुदाय, सॉरी, इससे अल्पसंख्यक समुदाय के मध्य, ठीक है, इससे अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक समुदाय, समुदाय के मध्य हाशिएकरण का भावना विकसित हो रहा है। हाशिएकरण, समझ रहे हैं ना, हाशिएकरण, नहीं, हाशिए कैसे लिखेंगे, हाशिएकरण, हाशिएकरण, हाशिएकरण की भावना विकसित हो रहा है, ठीक है। हाशिएकरण की भावना विकसित होती है या फिर होती है लिख दीजिए। क्या मैंने लिखा है, बहुसंख्यक धर्म के उम्मीदवार निर्वाचित कर लिए जाते हैं, इससे अल्पसंख्यक समुदाय के मध्य हाशिएकरण की भावना विकसित होती है, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका पहला नंबर टॉपिक हो गया। दूसरा नंबर टॉपिक में लिखिए, इसी में लिखना है। इससे पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, हमने आपको लिखवा रहा है सर, भारतीय पंथ निरपेक्षता के सामने चुनौतियां क्या क्या है। ये पहली चुनौती थी, ठीक है। दूसरी चुनौती में लिखेंगे आप लोग, मंत्रिमंडल को बनाने में धर्म के आधार पर कार्यभार सौंपा जाता है। मंत्रिमंडल को बनाने में, ठीक है, क्या होता है, मंत्रिमंडल को बनाने में, मंत्रिमंडल को बनाने में, मंत्रिमंडल को बनाने में धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर कार्यभार सौंपा जाता है, धर्म के आधार पर कार्यभार सौंपा जाते हैं, धर्म के आधार पर कार्यभार सौंपा जाता है। इससे विकास प्रभावित होता है। क्या होता है, तो इससे विकास प्रभावित होता है। क्या होता है, इससे विकास प्रभावित होता है, ठीक है।
इससे विकास प्रभावित होता है। ठीक है, इससे विकास प्रभावित होता है। इसी में लिखिए, छूटेगा तो बोलिएगा, ठीक है। भारत में धर्म, भारत में धर्म सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अभिन्न भाग है। ठीक है, अभिन्न, अभिन्न का मतलब जिसे अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो भारत में धर्म की बात करेंगे तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अभिन्न अंग भाग है या फिर अंग है। ठीक है, भारत सर में की बात बोलिए तो एक बार। प्रभावित होता है, वो उससे आगे बोलना है क्या? जी सर। भारत में धर्म सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अभिन्न भाग है। ठीक है, भारत में धर्म सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अभिन्न भाग है, अतः अल्पसंख्यक समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। अतः, ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। अतः अल्पसंख्यक समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। यह भारतीय समाज के लिए एक चुनौती है। यह भारतीय समाज के लिए एक चुनौती है। ठीक है, इट्स चैलेंज फॉर इंडियन सोसाइटी। ठीक है, इट्स अ चैलेंज फॉर इंडियन सोसाइटी। क्या लिखेंगे? यह भारतीय समाज के लिए एक चुनौती है। ठीक है, दूसरा नंबर टॉपिक हो गया। इसी में आपको लिखना है, सर तीसरा नंबर महसूस टॉपिक करते लिखिए। हैं उसके बाद, क्या? महसूस करते हैं उसके बाद। आप इसमें लिखेंगे, अतः अल्पसंख्यक समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। यह भारतीय समाज के लिए एक चुनौती है। यह भारतीय समाज के लिए क्या है? एक चुनौती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे, तीसरा नंबर पॉइंट लिखिए। ठीक है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की, भारतीय धर्मनिरपेक्षता को तीसरा नंबर पॉइंट में लिखे, भारतीय धर्मनिरपेक्षता, भारतीय भारतीय धर्मनिरपेक्षता, भारतीय धर्म निरपेक्षता, भारतीय धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता को स्यूडो सेक्युलरिज्म कहा जाता है। स्यूडो सेक्युलरिज्म का स्पेलिंग होता है PSEUDO। ठीक है, स्यूडो सेक्युलरिज्म। ठीक है, SECULARISIM। ठीक है, ये स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्यूडो सेक्युलरिज्म। ठीक है, हिंदी में क्या होता है इसका मतलब? दिखावती धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, स्यूडो सेक्युलरिज्म लिख के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा दिखावती धर्मनिरपेक्षता। क्या बोलते हैं इसको? दिखावती। क्या बोलते हैं इसको? दिखावटी धर्म निरपेक्षता। ठीक है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता को स्यूडो सेक्युलरिज्म, स्यूडो सेक्युलरिज्म स्पेलिंग लिख दिया हूं, एक बार गूगल पे चेक कर ले, हो सकता है गलत हो। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दिएगा दिखावटी धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। क्या कहता है? दिखावटी धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है, क्योंकि भारत में एक समान नागरिक संहिता को, क्योंकि भारत में एक समान नागरिक संहिता, भारत में, ठीक है, एक समान नागरिक संहिता, एक समान, ठीक है, नागरिक संहिता। ठीक है, एक समान नागरिक संहिता को लागू करना। ठीक है, लागू करना, एक समान नागरिक संहिता को लागू करना, लागू करना। ठीक है, कॉमा दीजिएगा। धार्मिक अधिकारों को लागू करना, धार्मिक अधिकारों को लागू करना, फिर कॉमा दीजिएगा। धार्मिक अधिकारों को लागू करने के बाद धार्मिक अधिकारों को बहुसंख्यक समुदाय द्वारा दबाए जाने का। ठीक है, क्या लिखा है आपने? धार्मिक अधिकारों को लागू करने के बाद लिखना था कॉमा देके, धार्मिक अधिकारों को बहुसंख्यक समुदायों के द्वारा दबाने का खतरा हमेशा बना रहता है। अब मान लीजिए यूसीसी लागू हो जाता है। ठीक है, तो यूसीसी लागू हो जाता है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो क्या होगा? एक तरह से धर्मनिरपेक्षता को तो चोट तो पहुंचेगी, पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी। क्योंकि क्या होगा इससे? मतलब क्या होगा? आप समान नागरिक संहिता लागू करोगे, डेट मीन्स क्या करोगे? सभी धर्मों के लिए समान कानून। तो सेकुलरिज्म का ये मतलब नहीं है। ठीक है, सेकुलरिज्म का क्या है? सभी धर्मों को अपने चीजों को मानने का अधिकार है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसी से लागू करने से चीजें मतलब क्या होगी?
प्रभावित होगी, इसीलिए भारतीय सेकुलरिज्म को, ठीक है, स्यूडो सेकुलरिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में बार रखेंगे। बार बोल। क्या फिर से बोलना है? ठीक है। धार्मिक अधिकारों को लागू करने के बाद कॉमा देके लिखना था, धार्मिक अधिकारों को बहुसंख्यक समुदायों के द्वारा दबाने का खतरा हमेशा बना रहता है। ठीक है, समझ गए? क्लियर? चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे, 4 नंबर टॉपिक में लिखेंगे इसी में। भारत में धर्मवाद, भारत में धर्मवाद, जातिवाद, भारत में धर्मवाद, ठीक है, धर्मवाद, धर्मवाद, ठीक है, जातिवाद, क्या लिखेंगे? जातिवाद, ठीक है। उसके बाद लिखे संप्रदायवाद, संप्रदायवाद, सांप्रदायिका का शब्द होता है संप्रदायवाद, ठीक है, ठीक है, संप्रदायवाद, ठीक है। आदि बहुसंख्यक समुदाय के, आदि बहुसंख्यक समुदाय में अधिक देखने को मिलते हैं, आदि बहुसंख्यक समुदाय में अधिक देखने को मिलते हैं, जिससे जिससे अल्पसंख्यक जिससे अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा हमारे संविधान में, ठीक है, हमारे संविधान में बात करेंगे बहुसंख्यक कौन है अल्पसंख्यक कौन है, इसको परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे हमारे संविधान में केवल 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 भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक की बात होती है। ठीक है, हमारे यहाँ कैसे अल्पसंख्यक हैं? भाषाई एवं, ठीक है, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, और आप पूछेगा हमारे यहाँ अल्पसंख्यक का डिफिनेशन की बात करनी है कि राज्य लेवल पे है कि केंद्र स्तर पे है, तो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक को केंद्र स्तर पे परिभाषित किया गया है। ठीक है, राज्य स्तर पे अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है, केंद्र स्तर पर परिभाषित किया गया, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कुछ राज्यों में हिंदू की संख्या की बात करेंगे वो भी बहुत कम है, तो कुछ राज्यों में आपकी हिंदू भी अल्पसंख्यक हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर केंद्रीय स्तर पर देखेंगे तो हिंदू क्या है 87% के साथ बहुसंख्यक समुदाय में आते हैं। ठीक है, हिंदू के अलावा जो भी समुदाय है, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बताया भाई सब जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक कौन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जिनकी जनसंख्या 50% से कम है वो अल्पसंख्यक है। ठीक है, तो हिंदू के अलावा भारत में सब जो है अल्पसंख्यक है। ठीक है, समुदाय कौन कौन हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले इस्लाम, ठीक है, इस्लाम है, ईसाई है, ठीक है, सिख है, ठीक है, पारसी है, ठीक है, बौद्ध है, ठीक है, जैन है। ठीक है, इनको क्या माना गया है, तो इनको मतलब धार्मिक अल्पसंख्यक माना गया। क्या माना गया है? इनको धार्मिक अल्पसंख्यक माना गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के माध्यम से, आगे मैं केस का नाम लिखा दूंगा। ठीक है, बोला था 50% से अधिक जिनकी जनसंख्या होगी वो क्या होगा, अल्पसंख्यक होंगे। अल्पसंख्यक राज्य स्तर पे है या फिर केंद्र स्तर पे है, तो क्या बताएंगे, तो केंद्र के स्तर पर अल्पसंख्यक है। किस स्तर पे है? केंद्र के स्तर पर अल्पसंख्यक है, क्योंकि किसी भी राज्य में आप जाएंगे तो हो सकता है आप मिजोरम में चले जाओ, तो आप मिजोरम में क्या हो जाएगा, ईसाई की बात करेंगे तो बहुसंख्यक हो जाएगा, हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा मिजोरम में। ठीक है, आप गोवा जी में सर। चले जाओ तो गोवा में भी हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, ईसाई बहुसंख्यक हो जाएगा। इसीलिए अल्पसंख्यक का डिफिनेशन की बात करेंगे केंद्र स्तर पर बनाई गई। ठीक है, तो चारों टॉपिक आपने लिख लिया, चारों टॉपिक हो गया ना। अब देखेंगे एक टॉपिक इसमें हेडलाइन देना है, हेडलाइन दीजिए। ठीक है, बॉक्स के अंदर में डालिए उसको, हेडलाइन को, या फिर आप लोग हेडलाइन देने पे बॉक्स के अंदर में डालिए, या फिर उसको हाईलाइट कर दीजिए, जैसे भी अच्छा लगे उस तरीके से आप लिख सकते हैं। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता के प्रावधान है। ठीक है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता के प्रावधान कहाँ है? आर के राय आज के बाद कभी से माइक ऑन नहीं करेगी, ठीक है ना। भारतीय संविधान में, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता के प्रावधान कहाँ कहाँ पे है, पहले से है या फिर बाद में इसको इंजेक्ट किया गया, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता के प्रावधान लिखे, इसमें क्या लिखेंगे, भारत के संविधान में, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान। क्या पता फोन में क्या लगाई हुई, इतना कर करके आवाज आता लगता है जैसे कान फट गया। धर्म निरपेक्षता, निरपेक्षता के प्रावधान, ठीक है, बॉक्स के अंदर में लिखेंगे। इसको बोलते हैं मेन टॉपिक। ठीक है, अब नीचे में जो हम लोग लिखे उसको सब टॉपिक बोलते हैं। क्या सब टॉपिक को, जब भी आप इसको, इस टॉपिक को जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मेंस की कॉपी में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे वाला नहीं होता, ये बना के लिख लीजिए, ठीक है, या फिर ये बना के लिख लीजिए, ठीक है, या फिर इसको बना के लिखिए। ठीक है,
ये हो गया इस टॉपिक को डिफाइन करना। फिर मान लीजिए इस टॉपिक के अंदर में भी आप कोई टॉपिक लिखा, उसको आपको एक्सप्लेन बनाना है, तो ये वाला करके, ये तीर मत दीजिए, ठीक है। नॉर्मली ऐसे करके नहीं देते, सीधा लाइन देके लिखना शुरू कर दिए, शो करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो आपने लिखा मेन टॉपिक के बाद सब टॉपिक जो है तो इसमें तीर मार के लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। एरो का सिंबल देके लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। लिखेंगे लिखेंगे संविधान के अनुच्छेद, ठीक है। क्या लिखेंगे? संविधान के अनुच्छेद, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 के अंतर्गत, ठीक है। अब कैसे कैसे धर्मनिरपेक्षता को कैसे कैसे मतलब ये कहा गया, तो ध्यान में लिखेंगे संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 के अंतर्गत, मतलब ये धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान है। कहाँ पे है? तो संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 के अंतर्गत, 25, 26, 27, 28 के अंतर्गत क्या बोलते हैं? अंतर्गत, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। हो गया। आप चलेंगे इसी में एक लाइन और भी लिखिए, ठीक है। यहाँ पे और भी नॉर्मली 3 देके लिखिए। इसमें लिखा अनुच्छेद 29 इसमें, ठीक है। अनुच्छेद 29 30 में, ठीक है। फिर एक लाइन देके लिखिए इसमें अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 15, 16 में, ठीक है। इसी में लिखिए अनुच्छेद, ठीक है, 23 में। इस सब में आप देखेंगे तो एक तरह से सांप्रदायिकता बोल रहा हूँ, ठीक है, पंथ निरपेक्षता के या फिर धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में प्रावधान आपको दिया गया है, ठीक है। मतलब 15-16 में भी तो क्या कहता है? तो भाई किसी भी व्यक्ति से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। 16 में कहता है नियुक्तियां में क्या करेंगे? किसी व्यक्ति से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। 23 में मतलब ये कहता है भाई अगर कोई व्यक्ति अगर धार्मिक है, मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी धर्म से बिलोंग करता है, तो इस आधार पर उसका खरीद बिक्री नहीं करेंगे। सो मतलब उस धर्म से बिहेव करता है। मान लीजिए किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति किसी बहुसंख्यक देश में किसी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को खरीद बिक्री तो नहीं कर सकते है ना? कर सकते हैं क्या? इस आधार पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते, वो अल्पसंख्यक है। तो इस सारे आधार पे आप देखोगे तो भेदभाव को मतलब वंचित किया गया है, ठीक है। किस आधार पे? धर्म के आधार पे। मतलब भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता के प्रावधान इन सारे अनुच्छेदों में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। समझ गए? ये सारे के सारे ये पहला ही टॉपिक में था, इसको यहाँ पे 1 नंबर लगा दीजिएगा, ठीक है। अब इसी के दूसरा टॉपिक में इसी के लिखेंगे। देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का प्रयोग किया गया है। आपको पता है इसे भारत के संविधान के प्रस्तावना में भी आपको धर्मनिरपेक्षता का प्रयोग देखने को मिलता है। तो दूसरा नंबर टॉपिक में लिखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, भारत के संविधान की, ठीक है, भारत की संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है। ये क्लास करने के बाद आप लोग का क्या होगा ना, आप लोग का प्रीलिम्स भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। भारत के संविधान के प्रस्तावना में, ठीक है, पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया? पंथ निरपेक्ष शब्द का, ठीक है, प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। पेन टैब ले लूंगा ना, तो वो जो होता है टैब जो होता है लिखने वाला, तो अच्छे से लिख पाऊंगा। कोशिश कर रहे लेने का, हालांकि माउस से लिखने में बनता नहीं है, ठीक है। इसी में पैराग्राफ चेंज कर लिखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए पंथ निरपेक्ष शब्द, यहाँ पे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके पंथ निरपेक्ष शब्द, ठीक है, पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया। अब देखेंगे यहाँ पे तो क्या पंथ निरपेक्ष शब्द को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़े, तो क्या इससे पहले हमारे संविधान में कहीं भी मतलब पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष नहीं था? तो था, बिल्कुल था, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया।
परंतु पंथ निरपेक्षता की भावना भारत के संविधान में पहले से अंतर्निहित थी। क्या लिखेंगे? जोड़ा गया, परंतु पंथ निरपेक्षता की भावना भारत के संविधान में पहले से अंतर्निहित थी, मतलब पहले से थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बस इसको शब्द के रूप में हमने क्या किया, तो प्रस्तावना में इसको क्या किया, शामिल कर दिया। ठीक है, और कुछ नहीं। देख लिया आपने? इट क्लियर हो गया? दूसरा नंबर लिखे इसी में, इस टॉपिक में दूसरा नंबर लिखे, भारतीय पंथ क्या, अच्छा तीसरा होगा, हाँ जो भी होगा तीसरा, हाँ ठीक, तीसरा लिखे, लिखे, लिखेंगे भारतीय पंथ निरपेक्षता बहुआयामी पंथ निरपेक्षता है। ठीक है, कैसे है? बहुआयामी है। ठीक है, कैसे है? हमारी जो पंथ निरपेक्षता है क्या है? बहुआयामी। ठीक है, कैसी है? बहुआयामी है। ठीक है, माइक बंद कीजिए। भारतीय पंथ निरपेक्षता बहुआयामी पंथ निरपेक्षता है, क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें अंतःधर्म, ठीक है, अंतःधर्म, क्या बोलते हैं इसको? अंतःधर्म, अंतःधर्म, ठीक है, एवं अंतःधर्म एवं अंतरा धार्मिक पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है। ठीक है, ठीक है, अंतरा धार्मिक पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है। पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है। ठीक है, अंतःधर्म एवं अंतरा धार्मिक पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है। ठीक है, सभी धर्म के विश्वास को समान आदर दिया गया है, मतलब सभी धर्म के विश्वास को समान आदर दिया गया है, समान आदर, ये क्या किया गया है? दिया गया है। ठीक है, समझ गए? राज्य के हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई है। राज्य के हस्तक्षेप, ठीक है, राज्य के हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई है। राज्य के हस्तक्षेप, ठीक है, राज्य के हस्तक्षेप, ठीक है, राज्य के द्वारा हस्तक्षेप या फिर राज्य के हस्तक्षेप, दोनों लिख सकते हैं। राज्य के हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई है। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए। हो गया? तो यहाँ पे आपको जो पंथ निरपेक्षता का टॉपिक जो था क्लियर हो गया। कभी भी पंथ निरपेक्षता का टॉपिक आएगा तो जो मैंने लिखा है आप इसको लिख दीजिए। अलग से भी पंथ निरपेक्षता के टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते रहे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पंथ निरपेक्षता का टॉपिक जो था, धार्मिक अधिकार की बात करेंगे, 25 से लेकर 28 तक है, वो आपका समाप्त होता है। अब हम चलेंगे अनुच्छेद 29, इसमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, हाँ एक लाइन इसमें और छूट गया। ठीक है, क्या लिखे थे? धर्म में राज्य के हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई है। नीचे लिख दीजिए, किसी धर्म के प्रति पूर्वाग्रह नहीं है। ठीक है, किसी धर्म के प्रति पूर्वाग्रह, क्या लिखेंगे? किसी धर्म के प्रति, ठीक है, पूर्वाग्रह नहीं है, पूर्वाग्रह नहीं है। ठीक है, इस लाइन को लिखिए, किसी धर्म के प्रति पूर्वाग्रह नहीं है। ठीक है, अब हम चलेंगे 29-30 में। 29-30 में क्या है? अनुच्छेद 29-30, अनुच्छेद 29-30 में क्या है? लिखेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। क्या लिखेंगे? 29 इसमें क्या है? तो आपको लिखना है, क्या लिखना है 29 इसमें? ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, क्या है इसमें? कल्चरल और एजुकेशनल राइट की बात की गई नहीं। ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। ये अगर आप टॉपिक लिख लिया तब सब टॉपिक डाल के यहाँ पे लिखेंगे अनुच्छेद 29। क्या लिखेंगे? अनुच्छेद अनुच्छेद एक मिनट, अनुच्छेद 29 देख के, ठीक है, उसको लिखना शुरू कीजिए। अनुच्छेद 29, ठीक है, यहाँ पे लिखना शुरू कीजिए।
यहाँ पे लिखेंगे अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। क्या है अनुच्छेद 29 में? क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, ध्यान में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण, ठीक है, 29 में लिख दिया आपने। और इसी का एक आर्टिकल जो है ना 29 का 1 है, ठीक है, क्या है? 29 का 1, ठीक है, ध्यान में रखें 29 का 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख लिया जो अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया, वहां पे लिखेंगे अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण लिख लिया ना, तो यहाँ पे लिखे 29 का सब प्लस 1, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे डैश देके इस अधिकार, ठीक है, इस अधिकार के अंतर्गत लिखना शुरू कीजिए। इस अधिकार के अंतर्गत, इस अधिकार के अंतर्गत, इस अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी भाषा, अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी भाषा, देखिए 3 प्रकार का, ये भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, डिटेल्स में बहुत जाएगा तो पूछ देगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या है? तो इस अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी भाषा, भाषा के बाद कॉमा देके लिपि, कॉमा देके लिपि, ठीक है, और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा, ठीक है, और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा। बनाए रखना या फिर संरक्षित करना, मेंस में थोड़ा अच्छे शब्द लिखे तो थोड़ा एग्जामिनर, ठीक है, अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो बनाए रखने की जगह पे संरक्षित करने का अधिकार कर दीजिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लिख लिया आपने? भारतीय संविधान में भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक को परिभाषित किया गया है। मैंने बोल दिया हमारे संविधान में अल्पसंख्यक कौन है, तो 2 अल्पसंख्यक के 2 आधार है, इसके लिए भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो इस अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय को परिभाषित किया गया है। हालांकि, ठीक है, क्या लिखेंगे? हालांकि, हालांकि, हालांकि भारत के संविधान में अल्पसंख्यक की स्पष्ट परिभाषा नहीं है। हालांकि भारत के संविधान में, हालांकि भारत की संविधान में, सॉरी, भारत की संविधान में अल्पसंख्यक की स्पष्ट परिभाषा नहीं है। अल्पसंख्यक की स्पष्ट परिभाषा नहीं है। हालांकि सर, ये भारत की आर्टिकल संविधान किसमें में, लिखा है? हाँ, ये सब हम जब चेंज हम करेंगे, आर्टिकल चेंज करेंगे तो हम जरूर बता देंगे, ठीक है। ये सब किस में लिखना है, तो सब आपको किस में लिखना है, ठीक है, 29 के 1 में लिखना है, ठीक है। अगर आर्टिकल चेंज होगा तो हम बोल देंगे आर्टिकल चेंज करके लिखना है, ठीक है, चिंता मत करें, ठीक है। आगे लिखो आप, कहाँ तक लिखा दिए? सर, संविधान कहाँ तक? अधिकार, उसके बाद बोलिए अधिकार प्राप्त। भारतीय संविधान में भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय को परिभाषित किया गया है, ठीक है, यहाँ तक हो गया? नहीं है, हो गया ना? एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। सुन लीजिए, इस भारत के अधिकार के, संविधान में हाँ सुन लीजिए, मैं शुरू से बोल रहा हूँ। इस अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय को, माइक बंद कीजिए, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय को परिभाषित किया गया है। हालांकि भारत की संविधान में अल्पसंख्यक की स्पष्ट परिभाषा नहीं है। हालांकि भारत की संविधान में अल्पसंख्यक की स्पष्ट परिभाषा नहीं है, ठीक है। एक केस आया था जिसको बोलते हैं टीएम पाईवाद। कौन सा केस है? टीएम, ठीक है, टीएम पाईवाद। टीएम पाईवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक समुदाय को परिभाषित किया। एग्जाम में पूछेगा प्रीलिम्स में, मतलब किस केस में, किस बाद में अल्पसंख्यक समुदाय को परिभाषित किया गया है, तो बताइएगा टीएम पाईवाद में। किसमें? टीएम पाईवाद में अल्पसंख्यक समुदाय को क्या किया गया? परिभाषित किया गया है, ठीक है। क्या लिखेंगे? टीएम पाईवाद, ठीक है। तो टीएम पाईवाद में अल्पसंख्यक समुदाय को क्या किया गया? परिभाषित किया गया है। मैंने क्या लिखा है? हालांकि भारत के संविधान में अल्पसंख्यक की स्पष्ट परिभाषा नहीं है। टीएम पाईवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक समुदाय को परिभाषित किया गया है, ठीक है। और किस पे किया है? अल्पसंख्यक समुदाय को परिभाषित किया है, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, संख्या के आधार पर, ठीक है। किसमें?
संख्या के आधार पे, ठीक है। इसने क्या संख्या के आधार पे परिभाषित किया, ठीक है। कितना संख्या माना, कितना संख्या माना, अभी थोड़ा पहले बताया था ना, 20%, 40%, 50%, 100%, कितना संख्या माना था, कितना से कम 50 संख्या, 50%, ठीक है। 50% से कम। हाँ बिल्कुल, बोला सके 50% से कम है जनसंख्या तो क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 50% से कम को माना गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस आधार पर भारत में 6 धर्म, ठीक है, इस प्रकार भारत में, इस आधार पर भारत में पैराग्राफ चेंज, यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करना है। अब पैराग्राफ चेंज अगर मान लीजिए आपने किसी लाइन को यहाँ से यहाँ तक खत्म किया, ठीक है, तो कोई आदमी यहाँ से पैराग्राफ चेंज करते, कोई आदमी यहाँ से करते, कोई आदमी यहाँ से नहीं। अगर आपका लाइन अगर यहाँ पे अगर समाप्त हो जा रहा है तो आपको पैराग्राफ चेंज यहाँ से करना है, ठीक है। मतलब यहाँ से थोड़ा सा लाइन छोड़ के यहाँ से लिखना मतलब शुरू कीजिए, यहाँ से ऐसे करके फिर लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। अब आपने यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर दिया तो ऐसा नहीं कि अगला भी शब्द आप यहीं से लिख रहे हैं, नहीं, अगला शब्द आपको क्या करना है, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ यहाँ से ऐसे करके नहीं लिख रहे, फिर आप यहाँ से पकड़ना शुरू करेंगे, फिर आप यहाँ से पकड़ना शुरू करेंगे, फिर आप यहाँ से पकड़ना शुरू करेंगे, फिर आपका लाइन अगर यहाँ से अगर समाप्त हो गया तो फिर पैराग्राफ चेंज करना है, तो यहाँ से लिखना शुरू नहीं करना है, ठीक है। कहाँ से लिखना है, तो फिर आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ से, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा शुरुआती लाइन को छोड़ के पैराग्राफ चेंज होता है, ऐसा नहीं कि कोई 20 से करेंगे, कोई कहीं से भी करेंगे, ठीक है। तो ये सब कॉपी में ध्यान रखने की चीजें है, ठीक है ना। तो ये सब कहीं सिखाया नहीं जाता है, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ, तो आप लोग इसको सीख के अपने कॉपी को जितना अच्छा बना सकते हैं उतना अच्छा बनाइए, ठीक है। इस आधार पर भारत में 6 धर्म अल्पसंख्यक है, ठीक है। कितने धर्म है, इस आधार पर भारत में कितने धर्म अल्पसंख्यक है, 6, ठीक है, ध्यान रखेंगे 6 है, ठीक है। कौन कौन है, मैं पहले भी लिखा चुका हूँ, लिख लीजिए, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा, मुस्लिम, सिख बौद्ध ईसाई जैन। मुस्लिम धर्म नहीं होता, ठीक है, इस्लाम लिखिए, ठीक है, क्या लिखे, इस्लाम। मुस्लिम समुदाय होता है, ठीक है, इस्लाम क्या है, धर्म, ठीक है। हमारा धर्म क्या, हमारा धर्म सनातन है, क्या है, हम लोग क्या है, सनातनी है, ठीक है। हम किस समुदाय से आते हैं, तो हम लोग हिंदू समुदाय से आते हैं, ठीक है। तो धर्म और समुदाय में थोड़ा अंतर होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछता भी धर्म और समुदाय में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो इसको धर्म का मतलब होता है धारण करना, ठीक है, और समुदाय थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस्लाम लिखेंगे, इस्लाम है, सिख, सिख हो जाएगा, ठीक है, ईसाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बताया, बौद्ध बताया था मैंने, नहीं, बौद्ध हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला जैन लिखने के लिए, ठीक है, और उसके बाद मैंने बोला पारसी लिखने के लिए, ठीक है। पारसी समुदाय भारत के एक ही राज्य में पाया जाता है, केवल गुजरात में बच गया है, यहाँ पे गुजरात में पारसी है, ठीक है। आपको दिल्ली के व्यापारी, जो बड़े बड़े व्यापारी जो हो जाएंगे ना, वो दिल्ली में आपको जैन मिलेंगे, ठीक है, दिल्ली में क्या मिलेंगे, जैन मिलेंगे, ठीक है। पारसी समुदाय गुजरात में मिलता है, ठीक है। इनका जब पूजा का स्थान जो होता है उसको अग्नि मंदिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अग्नि मंदिर, आग की पूजा करते ही, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैन की बात करेंगे तो इनका जो धार्मिक पुस्तक होता है उसको जैन अवस्था कहते हैं, नहीं, जैन अवस्था इसका होता है, जैन का है, नहीं नहीं, पारसी का ही ना जैन अवस्था है, पारसी का है, पारसी का। पारसी का जैन अवस्था है, ठीक है। तो ये सब कभी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, नहीं। तो इस आधार पे भारत में 6 धार्मिक अल्पसंख्यक है, कौन कौन है, इस्लाम, सिख, ठीक है, ईसाई, बौद्ध, ठीक है, जैन एवं पारसी। भारत में केंद्र स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिशत के आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहाँ पे, केंद्र स्तर पर, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। तो भारत में केंद्र स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिशत के आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया है, ठीक है। केंद्र स्तर पे, किस स्तर पे, तो ध्यान रखिए केंद्र स्तर पे, ठीक है, केंद्र स्तर पे किया गया है, ठीक है। तो भारत में केंद्र स्तर पे अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिशत के आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया है, न कि राज्य स्तर पे, न कि राज्य स्तर पे। कुछ राज्यों की यह मांग है, ठीक है, सर राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक होना चाहिए, लेकिन नहीं, कुछ राज्यों की यह मांग है, ठीक है। हाँ। हो गया, हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो आपने लिखे थे 29 के सब क्लोज 1 में लिखा था, ठीक है। अब चलिए 29 का सब क्लोज 2 में लिखिए, ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिए, इसमें लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। अब लिखिए राज्य द्वारा पोषित या,
ठीक है, क्या लिखेंगे, राज्य द्वारा पोषित। पोषित का मतलब क्या है, जिसको मतलब स्टेट की तरफ से मतलब फंड जाता है, ठीक है, वित्तीय मदद होती है राज्य की तरफ से, उसको पोषित कहते हैं, ठीक है। तो राज्य के द्वारा पोषित या राज्य निधि से, राज्य के द्वारा पोषित या फिर राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी भी नागरिक को प्रवेश के लिए राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी भी नागरिक को प्रवेश के लिए धर्म, मूल वंश, जाति एवं भाषा के आधार पर ठीक है, भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। क्या कहा था 29 का 2? तो राज्य के द्वारा पोषित या फिर राजकीय सहायता से संचालित किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश के लिए किसी भी नागरिक को भाषा, धर्म, जाति और वंश के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, फिर से लिखवा दे रहा हूं, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी भी नागरिक को प्रवेश के लिए धर्म, मूल वंश, ठीक है, धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब कोई सरकारी स्कूल है, ठीक है, तो वहां पे इस आधार पर किसी व्यक्ति को एडमिशन नहीं देने से रोक नहीं सकते, से बोलेंगे से तुम तो सीखो, तुमको क्यों दे, इसमें तो ज्यादातर लोग तो हिंदू पढ़ने वाले हैं, तो ऐसे आधार पे नहीं कर सकते किसी को। ठीक है, 29 का 2 इस चीज को क्या कहता है, ठीक है, प्रतिबंधित करता है। ठीक है, समझ गए। अब आपका 29 वाला आर्टिकल्स कंप्लीट हो गया। आप चलेंगे हम लोग अनुच्छेद 30 में। कहाँ चलेंगे? अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 में आप लोग क्या कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। चलिए, क्या अनुच्छेद 30? तो अनुच्छेद 30 की बात करें, क्या देता है अनुच्छेद 30? अनुच्छेद 30 की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये भी लिख सकते हैं, मैंने अल्पसंख्यक पहले लिख दिया है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। ठीक है, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश द एडमिनिस्ट्रेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों का क्या है, अधिकार है। ठीक है, चलिए इसमें लिखिए, बहुत छोटा आर्टिकल है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस एरो देख के बस लिखना शुरू कीजिए, एरो देख के लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, किसी भी धर्म किसी भी धर्म या भाषा के आधार पर, किसी भी धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय को, किसी भी धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय को, सॉरी क्या लिखा दिया मैं, एक मिनट, किसी धर्म या भाषाई अल्पसंख्यक को, सॉरी, किसी धर्म या भाषाई अल्पसंख्यक को, मिस्टेक, किसी धर्म या भाषाई अल्पसंख्यक को, कट कर दीजिए उसको अगर लिख लिया तो, किसी भी धर्म या भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय को अपने रुचि की शिक्षण संस्था खोलने और चलाने, ठीक है, चलाने का मतलब प्रशासन लिख देंगे, चलाने के बगल में क्या लिख देंगे, प्रशासन, यहाँ पे लिखेंगे प्रशासन। ठीक है, कैसे लिखता है, प्रशासन, क्या बोले? मैंने बोला, ठीक है, किसी भी धर्म भाषा के अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी रुचि की शिक्षण संस्था खोलने और चलाने का अधिकार प्राप्त है। चलाने के बगल में प्रशासन लिख दीजिएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, प्लस चलाने का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन करना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गाड़ी मोटरसाइकिल ये सब चलाना नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलाने का मतलब क्या होगा, प्रशासन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अधिकार प्राप्त है यदि इस प्रकार की संस्था में, अगर इस प्रकार की संस्था में नैसर्गिक न्याय की, ठीक है, कौन सा, नैसर्गिक न्याय की
ठीक है। अवधारणा, नैसर्गिक न्याय की अवधारणा का उल्लंघन होता, नैसर्गिक न्याय की अवधारणा का उल्लंघन होगा तो राज्य इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। अब नैसर्गिक न्याय क्या होता है? ठीक है, ठीक है। अब नैसर्गिक न्याय क्या होता है? तो भाई देखो, कोई भी राज्य जो है कोई भी मतलब धार्मिक समुदाय जो है अपना मतलब क्या करेगा, अपना मतलब संस्था चलाएगा। ठीक है, ठीक है, संस्था चला रहे हो, बहुत अच्छा है, राज्य तुम्हारे संस्था में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन मान लीजिए संस्था चला रहे हो, लेकिन वहां पे मतलब कुछ बेसिक चीजें उसका तो पालन करना पड़ेगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कोई कोई धार्मिक समुदाय अपना संस्था चला रहा है, वहां पे अपने बच्चों को बम बनाना सिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, ये सब क्या है, नैसर्गिक मतलब बहुत सारी चीजें जो आएगी, ऐसा कुछ सिखा रहे हैं, जैसे महिलाओं के प्रति मतलब उनका हिंसा जगह, तो ये सारे चीज अगर होगा, ठीक है, तो इस आधार पर राज्य जो है ऐसे धार्मिक समुदाय के जो संस्था होंगे उसमें भी हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ गए? क्लियर? इसी को नैसर्गिक न्याय। ठीक है, समझ गए? यदि इस प्रकार की संस्था में नैसर्गिक न्याय की अवधारणा का उल्लंघन होगा तो राज्य इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, दैट्स क्लियर। ठीक है, अब आपका क्या होता है? ठीक है, आखिरी फंडामेंटल राइट 32 रह गया। ठीक है, 31 को तो निश्चित कर दिया गया, इस पे हम लोग को विवाद में नहीं पड़ना, 31 से प्रश्न भी नहीं पूछता है। ठीक है, आप चलेंगे सीधा अनुच्छेद 32, ठीक है, जो कि लंबा होगा। अनुच्छेद 32 लिखेंगे और मेरा मन के साथ बहुत सारा खत्म करवा दूं, 3 पेज है फंडामेंटल राइट का, लिख लेंगे आप लोग, 3-4 पेज लिख लेंगे तो खत्म हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा फंडामेंटल राइट से। लिखेंगे? जी सर। आवाज नहीं आ रही है। हाउ इज द लिखवा जोश? तो बोले लो सर, नहीं नॉट हाई, हाई। इट्स लो। ठीक है, क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 32। ठीक है, क्या है भाई? तो अनुच्छेद 32 की बात करेंगे। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको देता है। क्या देता है? संवैधानिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? संवैधानिक। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, क्योंकि 22 को छुट्टी रहेगी, 23 को छुट्टी रहेगी, ठीक है, 24 को क्लास होगी और फिर 25 को बंद रहेगा। ठीक है, क्योंकि घर से ही क्लास लूंगा, घर जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कम से कम फंडामेंटल राइट और मौलिक कर्तव्य तो कम से कम कंप्लीट करवा दे, क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है। ठीक है, बहुत पढ़ना है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार लिखेंगे। अनुच्छेद 32 में क्या लिखेंगे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक। जिनका कंप्लीट हो गया ना अच्छे से फंडामेंटल राइट पूरा, वो कॉपी एक शेयर कर देंगे, लोगों को देना है। संवैधानिक, जो अच्छा लिखते हैं, जिनको लगता है मेरा राइटिंग अच्छा होता है। किनके मन में ये वहम है से उनका राइटिंग अच्छा होता है? हमको। मतलब जिनके मन में वहम है तो अपना कॉपी शेयर कर देंगे। ठीक है, सर एवरेज है। हम्म। संवैधानिक उपचारों का अधिकार लिखेंगे इसमें, इसमें लिखिए, डैश दे के लिखिए इसमें। ठीक है, या फिर स्टार बना के लिखिए। कभी कभी देखिए, अगर किसी कॉपी में स्टार बनाएंगे तो स्टार ही बनाएंगे, अगर डैश देंगे तो डैश ही देंगे। ठीक है, ठीक है, ये एरो चिन्ह करेंगे, ये देखिए, या फिर बुलेट पॉइंट यूज करते हैं, बड़ा वाला सर बिंदी तो वाला, वो तो यही यूज करेंगे। तीनों में से कोई एक यूज कीजिए। है। सब जैसे टॉपिक मतलब में आपको यूज करना है तो ये यूज कीजिए। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन में हम स्टार दे दी, दूसरे में एरो का कर सकते हैं उपयोग। दूसरे में कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन में मत कीजिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन में कहीं पे स्टार कहीं पे एरो मत कीजिएगा। ठीक है, उससे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लेकिन चलिए। लेकिन सर ये पॉइंट वाइज लिखवाने के लिए तो चेंज करना होगा, कर सकते हैं उसमें। पॉइंट वाइज लिखाने के लिए तो बोलता रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखाने के लिए मैं मेन टॉपिक पे देने के लिए बोल रहा हूँ, तो चलो ठीक है, मेन टॉपिक पे एरो दे दी। ठीक है, और नीचे पॉइंट वाला मैं बोलता रहा हूँ, ये सिंपल वाला देने के लिए। ठीक है, चलिए लिखना शुरू कीजिए। लिखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, फिर यह भी डॉक्टर अंबेडकर जी ने, डॉक्टर अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने संवैधानिक संवैधानिक अधिकारों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। लिख लिया? डॉक्टर अंबेडकर जी ने, ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा कहा है। इस अनुच्छेद के अलावा मौलिक अधिकारों को, ठीक है, संविधान में, माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए।
इस अनुच्छेद के अलावा मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करने का कोई अर्थ नहीं है। और मान लीजिए आपको मौलिक अधिकार दे ही दिया, ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकार को लागू करने से संबंधित कोई अधिकार ही नहीं है, ठीक है, तो क्या कौन सा मौलिक अधिकार, ठीक है, आपको बोलेंगे कि आज से आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, तो स्वतंत्रता तभी ठीक लगती है जबकि स्वतंत्रता को प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, बोल दिया आप स्वतंत्र हो, लेकिन स्वतंत्रता को प्रयोग करने के लिए हमारे पास कुछ ही नहीं, तो कैसी स्वतंत्रता। चीन के संविधान में बहुत सारा मतलब अधिकार की बात की गई है, लेकिन अधिकार के क्षरण होने पे उस अधिकार को लागू कैसे कराया जाएगा इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है, तो फिर वो ऐसे अधिकार का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो देख, इसीलिए एक लाइन मैंने लिखा है इसमें, इस अनुच्छेद के अलावा, ठीक है, मौलिक अधिकारों के संविधान में शामिल करने का, ठीक है, कोई अर्थ नहीं है। अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, अंडरलाइन कर दीजिएगा अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक बना देता है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक बना देता है। चूंकि, क्या लिखेंगे इसी में, लिखिए चूंकि, चूंकि इस अनुच्छेद के द्वारा, चूंकि इस अनुच्छेद के द्वारा, चूंकि इस अनुच्छेद के द्वारा, चूंकि इस अनुच्छेद के द्वारा मौलिक अधिकारों को क्रियान्वयन, मौलिक अधिकार को क्रियान्वित, क्या लिखेंगे, क्रियान्वित, कैसे लिखेंगे, क्रियान्वित, मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित करने का आश्वासन दिया गया है। क्योंकि इस अनुच्छेद के द्वारा, ठीक है, मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित, ठीक है, ठीक है, मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित करने का आश्वासन दिया गया है, आश्वासन दिया गया है। इसीलिए यह अधिकार मौलिक अधिकारों की आधारशिला है। इसीलिए कौमा देके, इसीलिए यह अधिकार मौलिक अधिकारों, यह अधिकार मौलिक अधिकारों की आधारशिला है, ठीक है, क्या है, मौलिक अधिकारों की आधारशिला है, मतलब इसके बिना मौलिक अधिकार कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। मतलब तो उसी तरह की बात होगी, आपके पास मिठाई है, पूरी है, समोसा है, जलेबी है, सब कुछ है, और फिर बोल दिया जाए जैसे खाना नहीं है इसको, ठीक है, तो फिर उसके रहने या न रहने से क्या ही मतलब बन जाता है जब उसको खाना ही नहीं है तो, ठीक है ना। तो क्या हो गया, तो कहने का मतलब है यहाँ पे, इसीलिए इस अधिकार को मौलिक अधिकारों का आधारशिला कहा गया, ठीक है। अगर अगर एक लाइन और लिखेंगे तो लिख सकते हैं, लेकिन छोड़ दीजिए, ऑलरेडी मैं ऊपर में लिख सकता हूँ, ठीक है। इस अनुच्छेद के महत्व पे अगर मन है तो ये लिख सकते हैं, इस अनुच्छेद के महत्व पर डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान का कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना संविधान शून्य हो जाएगा, तो इसके विषय, इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा, यह संविधान की आत्मा है, ठीक है। अगर मन हो तो इसको लिख सकते हैं, तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा आपका कॉपी, ठीक है। यहाँ पे सेम टू सेम लाइन है, कॉपी कर लीजिए, डू इट कॉपी। तो इसको तो लिख चुके हैं ना। हाँ, इसको लिख दिया, अनुच्छेद 32 के संदर्भ में, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, अनुच्छेद 32 के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, और उसको, ठीक है, डैश देके, ठीक है, इस लाइन को पैराग्राफ चेंज कर लेने के बाद आप वो लिखने के लिए बोला था, ठीक है, पैराग्राफ चेंज करने के बाद लिखिए ना, अनुच्छेद 32 के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, और डैश देके सेम टू सेम यहां से लेके इस लाइन को कॉपी कीजिए। इस अनुच्छेद के महत्व पर डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि यदि, जब अब उनके बातों को जब कोट कर रहे हैं ना, तो हमेशा किसी की बात को कोट करेंगे फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए, ठीक है। किसी की बातों को अगर कोट कर ले तो ये वाला होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यदि मुझसे पूछा जाए कि, अगर ये आप लगा रहे हैं ना, तो डेट मीन समझो उस व्यक्ति के हूबहू कथनों को आप कह रहे हैं, ठीक है, मतलब आपकी बातों में सटीकता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जब भी इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करिए, फिर किसी व्यक्ति को कोट करे, तो ध्यान में रखिएगा उसका नाम लिख रहे हैं तो उसको गलती से ही कोट ना करे, ठीक है, आपको स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा, ये संविधान की आत्मा है, ठीक है, अम्बेडकर जी ने कहा था, ठीक है, हूबहू इसको कॉपी कर दीजिए। हो जाएगा तो बता दीजिएगा।
सर। हो गया? चलिए आप नीचे लिखिए इसमें, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए 5 प्रकार की रीट जारी करता है। ठीक है, 5 प्रकार की रीट जारी करता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, ठीक है, 5 प्रकार की रीट जारी करता है। अब ब्रैकेट, रीट जारी करता है के बाद ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 32 का सब क्लोज 2। ठीक है, मतलब सर्वोच्च, अब देखिए आप कोई सीधे 32 लिखेगा, आप उसमें 32 का सब क्लोज 2 लिखेंगे तो थोड़ा सा एग्जामिनर को कोई लगेगा ऐसा नहीं बच्चा पढ़ा है, ठीक है, रट कर नहीं आया। ठीक है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार 32 में तो है, लेकिन 32 का सब क्लोज 2 के तहत मूलतः वो रीट जारी करता है। ठीक है, इसमें 32 का सब क्लोज 2, ठीक है, ध्यान लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा आपने? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए 5 प्रकार की रीट जारी करता है। अब रीट जारी करता के बाद लिख दीजिए 32 का सब क्लोज 2, 32। ठीक है, सब क्लोज को ब्रैकेट में रखा जाता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बहुत लोग इसी को ब्रैकेट में रख लेते हैं, तो नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये सही है, क्या सब क्लोज को ब्रैकेट में रखना चाहिए। ठीक है, क्लियर? चलिए अब पहला में क्या लिखेंगे? पहला में लिखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, क्या बोलो? बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको सशरीर भी बोला जाता है। क्या बोला? हेबियस कॉर्पस। ठीक है, क्या होता है? लैटिन शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? सशरीर। ठीक है, क्या होता है? सशरीर प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब देखिए इसमें मैं रीट को भी, जिनका अभी तक रीट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, उसको मतलब भी समझा दूंगा। परमादेश, परमादेश का मतलब क्या रहा? परम आदेश, मतलब इससे बड़ा कोई आदेश नहीं है, मतलब ये परम आदेश है। ये आदेश सबको मतलब मान्य होगा, इस आदेश को आप तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा आदेश है। ठीक है, मतलब होता है ना घर का किसी व्यक्ति का नहीं, पिताजी का आदेश आ जा तो परमादेश है। ठीक है भाई, उस आदेश को कोई भी नहीं काट सकता है, घर का कोई भी सदस्य नहीं, बोल दिए तो बोल दिए। ठीक है, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट क्या है? देश का ऐसा एक संस्था है, ऐसा एक संवैधानिक संस्था है जिसका आदेश क्या होता है? सबके लिए होता है। ठीक है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। ठीक है, हालांकि राष्ट्रपति को आदेश नहीं देता, वो दूसरी बात है, लेकिन मतलब बाकी सभी पे इनका आदेश क्या होता है? बाध्य होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? परमादेश बोलते हैं। तीसरा में क्या? अधिकार परीक्षा। क्या होता है? अधिकार परीक्षा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या होता है? अधिकार परीक्षा। और अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से। ठीक है, ध्यान रखें, किस अधिकार से। ठीक है, तो ये व्यक्ति के ऊपर, मतलब किसी राज्य के, अब देखेंगे राज्य के जो किसी आम व्यक्ति के ऊपर ये नहीं लागू होता है। ठीक है, ध्यान, किसी आम व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होता है। ठीक है, जैसे अभी आप लोग नौकरी की तैयारी करें, जब हम या आप, ठीक है, तो हम लोग क्या, एक आम नागरिक है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मतलब हम लोग कुछ बन जाते हैं, ठीक है, कोई बीडीओ बन जाएगा, कोई एसडीएम बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, तो राज्य हो जाएगा। ठीक है, मतलब सीधे के सीधे क्या, व्यक्ति से आप क्या हो गए? राज्य में कन्वर्ट हो गए। अभी क्या, अभी आम व्यक्ति। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपकी नौकरी लगेगी, ठीक है, जैसे आपकी नौकरी लगे, किसी पद पे जाएंगे, तो आप क्या हो जाएंगे? सीधे व्यक्ति से क्या हो जाएगा? राज्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अधिकार परीक्षा जो है किसी अधिकारी के ऊपर आता है, जो कि राज्य का हिस्सा होता है। परमादेश की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, व्यक्ति के ऊपर, संस्था, व्यक्ति के ऊपर, संस्था के ऊपर, दोनों पे लगता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करेंगे, ठीक है, तो ये दोनों के ऊपर है। ठीक है, अब हम चलेंगे, 2 प्रकार के रिट जो होता है ना, वो किसी आम व्यक्ति के लिए नहीं होता है। ठीक है, किसी आम व्यक्ति के लिए रिट नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये क्या होता है? एक न्यायिक रिट होता है। ठीक है, क्या होता है? न्यायिक रिट होता है। ठीक है, कौन सा न्यायिक रिट है? तो प्रतिषेध। चौथा नंबर की बात करेंगे तो प्रतिषेध क्या होता है? प्रतिषेध, ये न्यायिक रिट है। ठीक है, अगर पूछेगा रिट कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अगर पूछेगा न्यायिक रिट कितने प्रकार के होते हैं, न्यायिक रिट 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन? एक प्रतिषेध होता है, दूसरा कौन सा है? उत्प्रेषण होता है। ठीक है, क्या होता है? क्या होता है? प्रतिषेध। क्या होता है? प्रतिषेध। ठीक है, और एक क्या होता है? 5वां नंबर पे क्या है? उत्प्रेषण। हमने क्या बोला था? हमारे यहाँ संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन हमारे यहाँ क्या, न्यायपालिका को ना, ठीक है, न्यायपालिका से अलग नहीं किया गया है। क्या किया गया है? न्यायपालिका को न्यायपालिका से अलग नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब न्यायपालिका एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस स्थापित करती है, उस हिसाब से उत्प्रेषण और मतलब प्रतिषेध कभी कभी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय पे मतलब क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट पे, हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय पे, ठीक है, प्रतिषेध या फिर उत्प्रेषण करती है। ठीक है, तो 5 प्रकार का रीट आपने लिख लिया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ठीक है, आप पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिखिए।
ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिखिए। क्या लिखेंगे? पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, रीट को न्याय का झरना कहा जाता है। ठीक है, जिसे एक तरह से देखेंगे, रीट क्या है? न्याय का झरना है। ठीक है, न्याय उसमें से बरस रहा है। ठीक है, रीट को क्या बोलते हैं? न्याय का झरना कहा जाता है। इसके माध्यम से मौलिक अधिकारों को, इसके माध्यम से मौलिक अधिकारों जो कि नागरिक न्याय के लिए सबसे जरूरी है, लागू किया जाता है। इसके माध्यम से, इसके माध्यम से, इसके माध्यम से, इसके माध्यम से, ठीक है, मौलिक अधिकार, इसके माध्यम से मौलिक अधिकार, इसके माध्यम से मौलिक अधिकार, इसके माध्यम से मौलिक अधिकारों को, ठीक है, जो कि नागरिक न्याय के लिए सबसे जरूरी है, लागू किया जाता है। जो कि नागरिक न्याय के लिए सबसे जरूरी है, लागू किया जाता है। क्लियर? समझ में आ गई ये बातें? क्लियर हुआ? हो गया? अच्छा, आप चलिए, आप सारे रीट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, क्या था? अब यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या कीजिए, सब टॉपिक लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, क्या लिखेंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण लिखिए। ठीक है, क्या? बंदी, ब्रैकेट में मन करेगा हेवियस कॉर्पस लिख लीजिए। कभी कभी एग्जाम में ना हिंदी नहीं देता, सिर्फ डायरेक्ट इंग्लिश पूछता है, तो हेवियस कॉर्पस लिख लीजिए, यहाँ पे स्पेलिंग दिया हुआ है। ठीक है, क्या लिखेंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? मन है तो हेवियस कॉर्पस लिख लीजिए। ठीक है, लिखेंगे, इसके डैश देके यहाँ पे लिखेंगे, जैसे ऐसे बना दिया था, मैं यहाँ पे डैश देके लिखे ऐसे करके। ठीक है, लिखिए, लिखिए, लिखेंगे, इस रीट के अंतर्गत, इस रीट के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा की जाती है। इस रीट के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा की जाती है। क्या होता है? इस रीट के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा की जाती है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर। क्या होता है? सशरीर। ठीक है, क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करना, सशरीर उपस्थित होना। ठीक है, कैसा लिखेंगे? सशरीर। ठीक है, सशरीर, ठीक है, उपस्थित होना, सशरीर उपस्थित होना। ठीक है, लिख लिया आपने। अब लिखेंगे न्यायालय। न्यायालय इस रीट को व्यक्ति तथा राज्य दोनों के खिलाफ जारी कर सकता है। ध्यान में रखिएगा, व्यक्ति के खिलाफ भी जारी होता है, ठीक है, और राज्य के खिलाफ भी जारी होता है। अब लोग सर इस बात में हम नहीं समझे, अगर आपको मान लीजिए पुलिस अगर पकड़ के ले जाती है तो पुलिस व्यक्ति है कि राज्य है? किसका हिस्सा है पुलिस? पुलिस किसका राज हिस्सा है? का। राज्य का हिस्सा है। ठीक है, कोई पुलिस अगर गिरफ्तार करती है तो पुलिस राज्य का हिस्सा है। अगर मान लीजिए हम आपको कैद कर ले तो हम क्या हो गए? व्यक्ति हो गए, हम राज्य का हिस्सा नहीं है। तो मेरे खिलाफ भी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी हो सकता है। पुलिस अगर गिरफ्तार करती है, पुलिस के खिलाफ भी हो सकता है, नहीं? तो ध्यान में रखिएगा, तो व्यक्ति और, ठीक है, राज्य के खिलाफ, दोनों के खिलाफ इसको जारी करते नहीं। तो ध्यान में रखिए, इस रीट को, इस रीट के अंतर्गत व्यक्ति के, इस व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा की जाती है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि सशरीर उपस्थित होना। न्यायालय इस रीट को व्यक्ति तथा राज्य दोनों के खिलाफ जारी कर सकता है। इसके माध्यम से व्यक्ति के स्वतंत्र रहने की अधिकार की रक्षा की जाती है। इसके माध्यम से व्यक्ति के स्वतंत्र रहने की अधिकार की रक्षा की जाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसके माध्यम से व्यक्ति के स्वतंत्र रहने की अधिकार की रक्षा की जाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसके माध्यम से व्यक्ति के स्वतंत्र रहने के अधिकार की रक्षा की जाती है। क्योंकि क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता को युक्ति कारणों से कम नहीं किया जा सकता। युक्ति मतलब इस कारण को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, इसके माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्र रहने की अधिकार की रक्षा की जाती है। इसके माध्यम से व्यक्ति के स्वतंत्र रहने की अधिकार की रक्षा की जाती है। क्योंकि इसी में लिखना आगे चल के, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता को,
व्यक्ति को स्वतंत्रता को बिना युक्ति युक्ति कारणों, ठीक है, कौन सा कारण? युक्ति। अभी लिखा हुआ है संविधान में युक्ति, अब युक्ति में क्या करेगा संविधान एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसी आधार पर हम लोग संविधान की मौलिक अधिकार की आलोचना भी करेंगे, ठीक है। युक्ति क्या लिखेंगे? युक्ति, ठीक है, युक्ति, ठीक है। कारणों, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता को युक्ति कारणों से कम नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता को बिना युक्ति कारणों से कम नहीं किया जा सकता, ठीक है, हो गया। आप चलेंगे दूसरा नंबर पे, हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? परमादेश। क्या बोलते हैं? परमादेश, मैंडमस, ठीक है, क्या लिखेंगे? परमादेश। देखिए परमादेश हमेशा जो होता है ना, ठीक है, ध्यान रखिए, किसके खिलाफ जारी होता है? तो किसी सरकारी कार्यालय के अधिकारी वगैरह के खिलाफ जारी होता है, किसी प्राइवेट कंपनी के और किसी आम व्यक्ति के खिलाफ नहीं जारी कर सकते, सब परमादेश देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, किसी सरकारी, ठीक है, लोक पदाधिकारी जो बोलते हैं ना, लोक पदाधिकारी, उनके खिलाफ जारी होता है परमादेश, ठीक है। तो परमादेश लिखे डैश दीजिए, क्या लीजिए? परमादेश, ठीक है, क्या लिखेंगे? परमादेश, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखे? मैंडमस लिख दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ ना, MANDAMUS, ठीक है, मैंडमस, ठीक है, ठीक है। अब इसको लिखे डैश दे के लिखिए यहाँ से। यह एक सर्वोच्च आदेश है, यह एक सर्वोच्च आदेश है जिसके माध्यम से सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है। यह एक सर्वोच्च आदेश है जिसके माध्यम से सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध आदेश जारी किया जाता है। सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध आदेश जारी किया जाता है यदि वह अपने कर्तव्य का पालन सही से नहीं कर रहे हैं। यदि वह अपने कर्तव्य का पालन सही से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। निजी व्यक्ति सर। हाँ, यह किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मतलब परमादेश को किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं कर सकता। बंदी प्रत्यक्षीकरण को निजी और राज्य दोनों के खिलाफ जारी हो सकता है, ध्यान में रखेंगे, लेकिन परमादेश केवल सरकारी पदाधिकारी के खिलाफ जारी होता है। आप बोलोगे सर अब कहाँ कहाँ पे नहीं होता, ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ, मेंस में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध अपने पद की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए परमादेश जारी नहीं होगा। किसी प्राइवेट कंपनी या फिर प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी इसको जारी नहीं करेंगे, ठीक है। न्यायाधीश के विरुद्ध भी सामान्य परिस्थिति में रिट नहीं जारी किया जाता, मतलब न्यायाधीश को, मतलब हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोल सकता हाई कोर्ट का कि तुम मतलब ये काम क्यों नहीं करो, तुम करो ये काम, ठीक है। तो ऐसा आदेश परमादेश कोर्ट के विरुद्ध जारी नहीं करता, ठीक है। कोर्ट के विरुद्ध कौन जारी करेगा? प्रतिषेध जारी करेगा और उत्प्रेषण जारी करेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मतलब ये दोनों के दोनों न्यायिक रीट है, क्या प्रतिषेध और उत्प्रेषण क्या है? न्यायिक रीट है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, परमादेश की बात करेंगे, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध नहीं जारी होगा, किसी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध हमेशा ये राज्य के विरुद्ध ही जारी किया जाएगा, ठीक है। किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। राज्य के विरुद्ध भी किसके? तो सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध जारी होता है, ठीक है। लिख लिया आपने परमादेश। चलिए अब लिखेंगे अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या लिखेंगे? अधिकार परीक्षा, ठीक है, इसको अंडरलाइन करके लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। अंग्रेजी में लिखना, कोरांटो कहते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं अधिकार परीक्षा? कोरांटो ही ना, इधर गया भाई, हाँ, लिख लीजिए, ठीक है। चलिए लिखे इसमें, इसका शाब्दिक अर्थ है कि किस अधिकार से, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? किस अधिकार के, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ है किस परिधि, किस अधिकार से, इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से।
किस अधिकार से, ठीक है। इस रीट को सरकारी पद पर बैठे लोक सेवक या अन्य पदाधिकारियों की बाध्यता का परीक्षण करने के लिए जारी किया जाता है। बात करेंगे इस रीट को सरकारी पद पर बैठे लोक सेवक या अन्य पदाधिकारियों की बाध्यता का परीक्षण करने के लिए जारी किया जाता है। अब कभी कभी विद्यालय वगैरह में साइन इन करवाने के लिए जाते हो फॉरवर्डिंग कराने के लिए, ठीक है, तो बोलता होगा हमको करने का अधिकार नहीं, हम साइन करके नहीं देख सकते, ठीक है, तो वही तो अधिकार परीक्षा होता है। तुमके पास अधिकार है नहीं, तुम कर कैसे दिया। हमारे कोई बीडीओ साहब है, ठीक है, वो कभी एसडीएम साहब अनुपस्थित है तो एसडीएम साहब के सारा अधिकार का प्रयोग कर रहा है, तो नहीं कर सकता है ना, उसे पूछा जाए किस अधिकार से तुमने इस पद का प्रयोग किया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो मैंने क्या बोला से इसका शाब्दिक अर्थ है कि इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से, किस अधिकार से, इसको इन्वर्टेड कमा के अंदर ले लीजिएगा, ठीक है। किस अधिकार से इस रीट को सरकारी पद पे बैठे लोक सेवक या अन्य पदाधिकारियों की बाध्यता का परीक्षण करने के लिए जारी किया जाता है। इस रीट को किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है, ध्यान में रखें। इसको भी किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें भी राज्य के खिलाफ ही जारी होता है, मुख्यतः पदाधिकारियों के खिलाफ जारी होता है। क्या अधिकारियों के बाद पदाधिकारियों के बाद पदाधिकारियों के खिलाफ जारी किया जाता है। पदाधिकारियों की बाध्यता का परीक्षण करने के लिए जारी किया जाता है। इस रीट को निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। पदाधिकारियों की बाध्यता का परीक्षण करने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। इस रीट को किसी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे के चलेंगे प्रतिषेध, क्या बोलेंगे इसको, प्रतिषेध, प्रतिषेध, ठीक है, क्या है प्रतिषेध, ठीक है, प्रतिषेध प्रोहिबिटेशन, ठीक है, लिखिए इसमें, लिखिए, ये थोड़ा बड़ा है, इसमें लिखिए, इसको समझाना भी है थोड़ा, लिखेंगे, लिखेंगे। यह एक न्यायिक रीट है, यह एक न्यायिक रीट है जिसे उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है। यह एक न्यायिक रीट है, ठीक है। दो न्यायिक रीट है, कौन कौन है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण की बात करेंगे तो कैसा रीट है, न्यायिक रीट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रतिषेध कैसा रीट है, न्यायिक रीट है, ठीक है, लिखेंगे। यह एक न्यायिक रीट है जिसे उच्चतम या उच्च न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है, ठीक है, यदि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की सुनवाई या निर्णय दे रहे हैं। और फिर से रिपीट कीजिए। यह एक न्यायिक रीट है जिसे उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है यदि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की सुनवाई या निर्णय दे रहे हैं, ठीक है। दोनों में अंतर भी समझेंगे, दोनों में अंतर क्या, दोनों मिलता जुलता है, ठीक है, ठीक है। तो प्रतिषेध हो गया, ठीक है, अंतिम बार में समझा दूंगा अंतर। अब चलेंगे, लिखेंगे उत्प्रेषण, 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 ठीक है, ये वाला ना होता उत्प्रेषण में, ठीक है, उत्प्रेषण, ठीक है, इसको लिखिए ब्रैकेट में, लिखेंगे। यह भी एक न्यायिक रीट है, ठीक है, क्या है, यह भी एक न्यायिक रीट है जिसे सर्वोच्च या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी करता है। यह भी एक न्यायिक रीट है जिसे सर्वोच्च या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी करता है यदि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा है। यह भी एक न्यायिक रीट है जिसे सर्वोच्च या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी करता है यदि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा है, ठीक है, लिख लिया आपने। यह भी एक न्यायिक रीट है जिसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी करता है यदि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा है। हो गया। अब यहाँ पे मैंने देखेंगे प्रतिषेध और उत्प्रेषण में कुछ ज्यादा अंतर नहीं लिखा है, आप देखेंगे दोनों में मुख्यतः अंतर क्या है, ठीक है। पैराग्राफ चेंज कीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखना शुरू कीजिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए, दोनों में अंतर समझा देता हूँ, ठीक है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण के मध्य में यह अंतर है कि
सर 1 मिनट रुक जाइए, नहीं रुकेंगे 1 मिनट। इतना फास्ट लिखवाते हैं। हाँ तो लिखना शुरू कीजिए फास्ट। प्रतिषेध और उत्प्रेषण के मध्य यह अंतर है कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण के मध्य में यह अंतर है कि प्रतिषेध चल रही कार्रवाई को रोकने के लिए कार्रवाई के मध्य सुनाई जाती है। ठीक है, अब देखिए प्रतिषेध क्या होगा। प्रतिषेध उस समय जारी करेगा जबकि मान लीजिए हाई कोर्ट कोई कार्रवाई कर रहा हो और सुप्रीम कोर्ट को पता चले से भाई साहब ये कार्रवाई जो हो रही है ना हाई कोर्ट के मतलब क्या है, इसके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट इस रेट को प्रतिषेध जारी कर देगा और प्रतिषेध जारी जैसे ही होगा हाई कोर्ट में जो कार्रवाई जो चल रहा होगा उसे रोक दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो प्रतिषेध उस समय जारी होगा जब किसी मसले पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रहा तो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, या फिर हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है अपने अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ। तो ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में क्या नहीं है, तुम इस पे सुनवाई करना बंद कर दो, मामला को मेरे पास भेजो। अब तो बोलेंगे सर उत्प्रेषण कब जारी होगा। मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई न्याय चल रहा था, हाई कोर्ट ने उसको फैसला दे दिया, मतलब यहाँ पे प्रतिषेध में केस चल रहा है, ठीक है, उत्प्रेषण में केस का मतलब क्या हो गया, फैसला आ गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस चल रहा था, केस का फैसला आ गया, तो हाई कोर्ट तब उत्प्रेषण जारी करेगा उसके सजा को रोकने के लिए। किसके लिए, उसके सजा को रोकने के लिए। मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, ठीक है भाई साहब, उत्प्रेषण तब उस समय रीट जारी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब हाई कोर्ट फैसला दे चुका है। अब उसको सजा को रोकने के लिए मतलब सुप्रीम कोर्ट उसके सजा को जांच करेगी से दिया कि नहीं, ठीक है, वो अपने पास मतलब बुला लेगी। ठीक है, तो प्रतिषेध सुनवाई के दौरान जारी किया जाता है, उत्प्रेषण उस समय जारी करते जब फैसला आ गया रहता। क्लियर। कभी भी एग्जाम में गलती होगा क्या, दोनों में अंतर समझ में आएगा। मौलिक अंतर क्या है दोनों में, समझ गया ना। दोनों के दोनों न्यायिक रीट है। प्रतिषेध तब जारी होगा जब मामले चल रहे हैं, ठीक है, और उत्प्रेषण तब जारी होगा जो मामले के फैसला आ गया। समझ गए, क्लियर। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट जो कहते हैं वो भी मौत की सजा सुना देती है, लेकिन मौत की सजा सुना देती है लेकिन मौत की सजा दी नहीं जाती है। मौत की सजा, किसी व्यक्ति को फांसी की सजा तभी दी जाएगी जब उस पर हाई कोर्ट अपना मोहर लगा देगा। बिना हाई कोर्ट के मोहर को, ठीक है, मौत की सजा किसी को नहीं दी जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सजा सुनाने का अधिकार है लेकिन उसको जांच करने का अधिकार जो हाई कोर्ट को है। ठीक है, हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सजा सुना सकता है, मौत की सजा दे सकता है, लेकिन उसकी जांच हाई कोर्ट करेगा तभी भी किसी व्यक्ति को, ठीक है, फांसी की सजा होगी। समझ गए ना। तो चलिए मैंने लिखा है प्रतिषेध और उत्प्रेषण के मध्य में यह अंतर है कि प्रतिषेध चल रही कार्रवाई को रोकने के लिए कार्रवाई के मध्य सुनाई जाती है, हो गया, जबकि उत्प्रेषण कार्रवाई समाप्त होने पर सुनाई जाती है। क्लियर, लिख लिया यहां तक, हो गया। प्रतिषेध और उत्प्रेषण के मध्य, ठीक है, यह अंतर है कि प्रतिषेध चल रही कार्रवाई को रोकने के लिए कार्रवाई के मध्य में सुनाई जाती है, जबकि उत्प्रेषण कार्रवाई समाप्त होने पर सुनाई जाती है। क्लियर, बोलिए। जी सर, हो गया। चलिए, तो बोलते क्या नहीं है, पैराग्राफ चेंज करके इसे में लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है, रीट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत जबकि हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय, जबकि उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। रीट जारी करने के अधिकार को 1997 के, ठीक है, रीट जारी करने के अधिकार को, एक केस है लिख लीजिए, रीट जारी करने के अधिकार को
रिट जारी करने के अधिकार को 1997 के चंद्र कुमार, ठीक है, 1997 के, 1997 के चंद्र कुमार बनाम भारत संघवाद में मौलिक ढांचा माना। भारत संघ, चंद्र कुमार बनाम, ठीक है, भारत संघ बाद में मौलिक ढांचा माना गया है। क्या माना गया? मौलिक ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, मौलिक ढांचा माना गया है। लिख लिया आपने? जी सर। अब एक टॉपिक यहां पे लिखेंगे उच्चतम न्यायालय, या फिर सुप्रीम कोर्ट लिखे, सुप्रीम कोर्ट लिख दीजिए, उच्चतम छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बनाम, ठीक है, उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार, ठीक है। पहले इधर आप लोग लिखेंगे, उच्चतम न्यायालय, एक तरफ लिखिए सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्चतम न्यायालय, यही लिखना है आप, लेकिन इसे बॉक्स बना के लिखोगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट, क्या लिखेंगे? सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे लिखेंगे हाई कोर्ट, इंग्लिश लिख रहे हैं तो इंग्लिश से लिखे, हिंदी लिख रहे हैं हिंदी से, मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। हाई कोर्ट, इसको घेर दीजिए, इसको इसे घेर दीजिए। अब पहला नंबर में लिखिए, देवी और सजनों, क्या लिखेंगे पहला नंबर में? लिखिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, इधर लिखेंगे हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। लिख लिया? दूसरा नंबर में लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत संपूर्ण भारत में रिट जारी कर सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट वाला टॉपिक में समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूं? और उच्च न्यायालय वाला में लिखिएगा, ठीक है, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत अपने राज्य क्षेत्र में ही रिट जारी कर सकता है। मतलब बिहार का पटना हाई कोर्ट जो है, तो उसका रिट जारी होगा तो केवल पटना के क्षेत्र में होगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए रिट जारी नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो संपूर्ण भारत के लिए रिट जारी कर सकता है, ठीक है। लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट वाला में लिखे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर ही रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर ही रिट जारी कर सकता है। और इसमें लिखेंगे हाई कोर्ट वाला में अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के उल्लंघन होने पर भी रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में लिखिए, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर ही रिट जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकार, मतलब हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय, मूल अधिकारों के साथ अन्य अधिकारों के उल्लंघन होने पर भी रिट जारी कर सकता है, ठीक है। समझ गए? क्लियर? समझा देता हूं, समझिए। इसीलिए कहा जाता है, लिखना नहीं है, इसीलिए कहा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के तुलना में हाई कोर्ट को मूल क्षेत्राधिकार, रीट के संदर्भ में क्षेत्राधिकार छोड़ देते हैं, मूल रीट जारी करने की जो शक्ति जो है उसका क्या है, क्षेत्राधिकार अधिक है, नहीं, क्योंकि ये तो केवल मौलिक अधिकार के अलावा अन्य अधिकार को भी लागू करने के लिए रीट जारी कर सकती है हाई कोर्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट की शक्ति क्या है, अधिक है। एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक चीज और भी ध्यान रखिएगा,
कभी भी बता दे रहा हूं, लिखना नहीं, तीनों को लिखिए, इसमें ज्यादा नहीं लिखना है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी रीट जारी करने से मना नहीं कर सकता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट अगर मना कर देगा तो आदमी जाएगा कहां से? तेरे बिना दुनिया में अब रखा क्या है, वही वाली कहानी हो जाएगी। तो रीट जारी करने से सुप्रीम कोर्ट कभी मना नहीं कर सकता, लेकिन हाई कोर्ट रीट जारी करने से मना भी कर सकता है। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करने के लिए क्या है, बाध्य है। हाई कोर्ट बाध्य नहीं है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। मैं 3 कारण लिखा दिया और विशेष इसमें नहीं लिखना। ठीक है, अब हमको पढ़ना मौलिक अधिकारों का निलंबन और मौलिक अधिकारों का निलंबन। 2 से 3 पेज बचा, लिखा दूं क्या? मौलिक अधिकारों की आलोचना 3 पेज मात्र बचा हुआ, 2 पेज मात्र बचा हुआ, मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएगा। छोड़ दीजिए सर, कल करवा दीजिए। हाँ, इसीलिए हम सोच रहे कोई आदमी बोले छोड़ने के लिए, इसलिए मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, हम चाह रहे थे कोई बोले छोड़ने के लिए। चलिए लिखे, मूल अधिकारों का निर्बंधन और निलंबन, ये टॉपिक रहेगा। जान रहे तो कोई ना कोई बोलेगा पक्का छोड़ने के लिए। मूल अधिकारों का निलंबन और निर्बंधन और निलंबन, ठीक है, दोनों एक ही शब्द होता है। सस्पेंशन और डिस्ट्रक्शन किस प्रकार से, सस्पेंशन कैसे लगाते हैं, डिस्ट्रक्शन क्या होता है, फॉर मतलब फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो मूल अधिकारों का निर्बंधन और निलंबन लिख के टॉपिक दीजिए। कितना दिन से फंडामेंटल राइट हो रहा है। एटलीस्ट 2 घंटा का प्रतिदिन कम से कम मेंस क्लासेस अभी तो कम से कम होनी चाहिए। जाएगा 4 से 5 घंटा जाएगा प्रतिदिन। यह राह नहीं है आसान, ठीक है, समंदर को पार करके जाना है और नाव भी नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलिए लिखे, मूल अधिकारों का निर्बंधन और निलंबन में लिखिए। ठीक है, चलिए डैश देके लिखिए, एरो का शाइन देके लिखिए। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पे, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पे, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पे अनुच्छेद 19, क्या अनुच्छेद 19 का स्वतः क्या हो जाएगा, निलंबन हो जाता है, स्वतः निलंबन हो जाता है। ठीक है, अब चलेंगे, स्वतः निलंबन हो जाता है एवं सॉरी, स्वतः निलंबन हो जाता है, कॉमा देके लिखिएगा, 358 के प्रावधानों के अनुसार, 358 के अनुच्छेद 358 के प्रावधानों के अनुसार, प्रावधान के अनुसार, प्रावधान के अनुसार। ठीक है, क्या लिखना था, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन हो जाता है अनुच्छेद 358 के प्रावधान के तहत। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत, अनुच्छेद 359, ठीक है, 359 के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अन्य मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। ध्यान में रखिएगा, कभी अगर पूछेगा तो भाई साहब अनुच्छेद 358 किसको निलंबन करता है, तो अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार प्राप्त है उसमें। ठीक है, वो स्वतः अपने आप हो जाता है 19 के 1 वाला में। बाकी 359 जब लागू होता है, अन्य मूल अधिकारों का निलंबन करने के लिए उसको राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अपने आप नहीं होता, राष्ट्रपति करते, राष्ट्रपति उनमें से किसी अधिकार को छोड़ भी सकते हैं, नहीं ये रहने दो, ठीक है, ठीक है, तो उसको राष्ट्रपति के द्वारा करना पड़ता है। बाकी 19 के ए में जो दिया हुआ है, 19 के 1 में जो है, ठीक है, ये अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिख रहे थे आप लोग, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अन्य मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, सिर्फ अनुच्छेद 20 एवं 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो निलंबन में इतना ही पढ़ना है, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। आप जो मेनली जो हमको जो है ना, मूल अधिकारों की आलोचना यही होगा। ठीक है, सिर्फ अनुच्छेद 20 एवं 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अब लिखेंगे मूल अधिकारों की आलोचना, मूल अधिकारों की आलोचना।
क्या लिखेंगे? मूल अधिकारों की आलोचना लिखिए। ये आपका मेन टॉपिक हो गया। देवी और सजनों लिखिए, इसमें लिखिए, हेडलाइन देके लिखिए। लिखेंगे मूल अधिकारों के कुछ बिंदुओं को लेकर आलोचना की जाती है जिन्हें आरेख के द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, आरेख बनाना है। आरेख का मतलब क्या? माइंड मैप। बस एग्जाम में माइंड मैप सर लिख के नहीं आना है, ठीक है, आरेख ही लिखेंगे। ठीक है, क्या? एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। मूल अधिकारों की कुछ बिंदुओं को लेकर आलोचना की जाती है। मूल अधिकारों की, ठीक है, मूल अधिकारों की कुछ बिंदुओं को लेकर, कुछ बिंदुओं को लेकर मतलब सर्टेन पॉइंट्स, अंग्रेजी में शब्द यूज होता है सर्टेन पॉइंट्स। ठीक है, ड्यू ऑन सर्टेन पॉइंट्स मतलब कुछ बिंदुओं को लेकर, ठीक है, आलोचना की जाती है। कुछ बिंदुओं को लेकर, ठीक है, आलोचना की जाती है, आलोचना की जाती है, की जाती है। ठीक है, जिसे आरेख के द्वारा समझाया जा सकता है, जिसे आरेख के द्वारा समझाया जा सकता है, जिसे आरेख के द्वारा समझाया जा सकता है। अब देखेंगे आरेख बनाना है। आरेख कैसे बनाओगे आप? तो आरेख बनाने के लिए, ठीक है, ऐसे लिख, एक ऐसा वाला लाइन बनाए, ठीक है, इसमें लिखें, एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे? व्यापक आगे सीमाएं। ठीक है, क्या लिखेंगे? व्यापक, व्यापक सीमाएं। ठीक है, यहां से एक लिख लेगा, यहां से कैसे करके लिख लेगा। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखे अस्थायित्व का अभाव। क्या लिखेंगे? अस्थायित्व, अस्थायित्व का अभाव, अस्थायित्व, अस्थायित्व का अभाव। ठीक है, आप लिखते जाइए, मैं बोलते जा रहा हूं। ठीक है, वहां के बाद यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, एक और बनाए, निवारक निरोध। क्या लिखेंगे इसमें? निवारक निरोध, निवारक निरोध, ये माइंड में बन रहा है। ठीक है, निवारक निरोध। अब यहां से एक निकल जाएगा, एक नीचे से निकाल दीजिए। यहाँ पे लिखिए कोई सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार नहीं। ठीक है, कोई सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार नहीं, कोई सामाजिक एवं, ठीक है, आर्थिक, ठीक है, अधिकार नहीं। हो गया। आप चलेंगे, ठीक है, अब चलेंगे, यहां से निकालिए, एक और निकालिए यहां से। इसमें लिखिए अस्पष्टता का अभाव, अस्पष्टता का अभाव है। ठीक है, अस्पष्ट, अस्पष्टता का क्या है? अभाव है। ठीक है, एक यहां से लिखेगा महंगा उपचार है। क्या है? महंगा उपचार है। क्या है? महंगा उपचार है। ठीक है, अब ऊपर से निकलेगा, क्या निकलेगा? यहां से अगर निकालिए, यहां से निकालिए ऊपर में। ठीक है, ऊपर में निकालिए, क्या लिखेंगे? आपातकाल के दौरान स्थगन, आपात काल के दौरान, ठीक है, स्थगन। ठीक है, और ये इसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला इसमें मिला दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? माइंड मैप। ठीक है, ऐसे ही बना देना है। ठीक है, समझ गए? आप इसमें सब पे नंबर दे दीजिए, क्योंकि सबको एक्सप्लेन करना है ना, तो इसको लिख दीजिएगा 1 नंबर, इसको लिख दीजिएगा 2 नंबर, इसको लिख दीजिएगा 3 नंबर, ठीक है, इसको लिख दीजिएगा 4 नंबर, इसको लिख दीजिएगा 5 नंबर, इसको लिख दीजिएगा 6 नंबर, इसको लिख दीजिएगा 7 नंबर। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, सबको एक्सप्लेन करने के लिए ऊपर से खींच के लाना पड़ेगा। तो चले, महंगा पाँच उपचार को इधर स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको इधर स्पष्ट, सब में नंबर दे दीजिए, अपने हिसाब से नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, अपने सर हिसाब यहाँ से नंबर पे दे दीजिए। आपातकाल क्या? आपातकाल के दौरान स्थगन, आपातकाल के दौरान स्थगन। अब जैसे मैंने बोला, इसमें मौलिक अधिकारों के ऊपर, ठीक है, कौन सा लिख रहे हैं आप लोग? पहला नंबर में क्या दिखा? व्यापक सीमाएं। ठीक है, पहला नंबर में क्या लिखा था? व्यापक सीमाएं पहला नंबर पे दीजिएगा। दूसरा नंबर पे देखिएगा अस्तित्व का अभाव दीजिएगा। तीसरा पे दीजिएगा निवारक निरोध दीजिएगा। चौथा पे देखिएगा कोई सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार नहीं है।
पांचवा में लिखिएगा आपातकाल के दौरान स्थगन है। छठा में लिखिए अस्पष्टता का अभाव है। और सातवां में लिखिएगा, ठीक है, महंगा उपचार। क्लियर, ऑल क्लियर हो गया, समझ गए। आप चलेंगे व्यापक सीमाएं। जैसे एक नंबर में आपने क्या लिखा, व्यापक सीमाएं लिखा है ना, तो एक नंबर को लिखकर एक्सप्लेन करना है, इसको लिखे व्यापक सीमाएं में, ठीक है। चलिए लिखे, मौलिक अधिकारों के ऊपर व्यापक रूप से प्रतिबंधों का आरोपित किया गया है। मौलिक अधिकारों के ऊपर व्यापक रूप से प्रतिबंधों को आरोपित किया गया है। मौलिक अधिकारों के ऊपर व्यापक रूप से प्रतिबंधों का आरोपित किया गया है। मौलिक अधिकारों के ऊपर व्यापक रूप से प्रतिबंधों का आरोपित किया गया है। जैसे अनुच्छेद 19 पर प्रतिस्पादित, जैसे अनुच्छेद 19 पर प्रतिस्थापित, जैसे अनुच्छेद 19 पर प्रतिस्थापित, ठीक है, निर्बंधन, ठीक है, निर्बंधन लिख देगा। निर्बंधन का मतलब क्या होता है, सस्पेंशन, ठीक है, मतलब अनुच्छेद 19 क्या हो जाता है, सस्पेंस हो जाता है, नहीं, ठीक है, सस्पेंशन, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 19 पर प्रतिस्थापित निर्बंधन, निर्बंधन के बाद लीजिएगा सभी, निर्बंधन के बाद कॉमा देके लिखेगा सभी प्रकार के निर्बंधन। अनुच्छेद 19 पे तो है, वैसे भी और भी मौलिक अधिकारों पे बहुत सारे प्रकार का निर्बंधन है, ठीक है, सभी प्रकार का निर्बंधन, ठीक है, कॉमा देके, ठीक है, हो गया। दूसरा नंबर में आपने क्या लिखा था, अस्थायित्व का अभाव, ठीक है, तो दूसरा नंबर में लिख दीजिएगा, दूसरा नंबर का डैश देके लिखिए। पेज मेरा भी खत्म हो गया, क्या बात है। दूसरा नंबर में डैश देके लिखे अस्थायित्व का अभाव, अस्थायित्व का अभाव। इसमें क्या लिखेंगे, मौलिक अधिकार आपातकाल में लंबित हो जाते हैं, लंबित नहीं, निलंबित, ठीक है, मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबित हो जाते हैं। मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबित हो जाते हैं। क्या होता है, मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबित हो जाते हैं। मौलिक अधिकार आपातकाल में क्या होता है, निलंबित हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबित हो जाते हैं, अतः अस्तित्व का अभाव देखने को मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार दे दिए तो चलो मिलते रहेगा तुमको, ठीक है, विशेष परिस्थिति में छीन लिया जाता है, ठीक है, इसलिए क्या है, अस्तित्व का क्या है, अभाव है, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। तीसरा नंबर टॉपिक में आपने क्या लिखा था, तीसरा नंबर में क्या लिखा था आपने, निवारक निरोध वाला में लिखना है, ठीक है, निवारक निरोध 3 नंबर में था, उसमें लिखिए। उसमें क्या था, व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। हमारे निवारक निरोध क्या, बिना किसी को बताए हुए, ठीक है, उसको गिरफ्तार करना और उसको कैद करके रखना, क्या है, व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, निवारक निरोध में लिखना था 3 नंबर में। चौथा नंबर में क्या लिखा आपने, चौथा नंबर में कोई सामाजिक एवं आर्थिक न्याय नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे सर क्या समाज, हमारे मौलिक अधिकार सामाजिक आर्थिक न्याय की बात नहीं करता है, तो करता है, ठीक है, अनुच्छेद 14 में तो है सामाजिक, लेकिन मुख्य रूप से आप देखेंगे, ठीक है, इसको सुरक्षा देने की बात नहीं करता, आर्थिक न्याय के तो कहीं पे भी बात नहीं है, ठीक है, हाँ, आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में तो है, लेकिन मौलिक अधिकार में नहीं, ठीक है। तो व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन आप लोग निवारक वाला में लिखना था, आगे लिखिए, इसमें लिखिए, ठीक है। 4 नंबर में कोई सामाजिक एवं आर्थिक न्याय नहीं है, उसमें लिखना है, जैसे रोजगार का अधिकार, काम का अधिकार नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया, रोजगार का अधिकार, काम का अधिकार नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया। इससे ये बात पता चलती है, लिखना नहीं आपको, यहीं तक लिखना है, जैसे रोजगार का अधिकार, काम का अधिकार नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया, आपको यहीं तक लिखना है, ठीक है, मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो आप देखें किसी व्यक्ति को, नागरिकों को रोजगार का अधिकार, काम का अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है, इससे ये क्या पता चलता है, तो सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार नहीं है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे आपको लिखना है अस्पष्टता का अभाव, 6 नंबर टॉपिक में लिखिए, लिख लिया यहां तक सभी लोगों ने, हो गया। जैसे रोजगार का अधिकार, काम का अधिकार नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया, लिख लेना यहां तक। फिर बोल नहीं रहे हैं, आज ये का सब हो गया। के दौर हाँ? में नस्ल ये सब लिख लिया, आगे लिखाइए। हाँ तो आगे लिखिए, ठीक है। मौलिक अधिकारों ने अस्पष्टता का अभाव में लिखना है, कितना नंबर होगा अस्पष्टता का अभाव, 5वां।
अस्पष्टता का अभाव 5वां है। यस सर। ठीक है, अस्पष्टता का अभाव में नहीं, देखिए आपातकाल के दौरान स्थगन, ठीक है, अस्तित्व का अभाव, दोनों एक ही है, ठीक है, इसमें अलग अलग नहीं लिखना है। इस मौलिक अधिकारों का स्थगन होता था आपातकाल के द्वारा ही होता है, ठीक है, जब स्थगन हो जाता अस्तित्व का अभाव है, तो आपातकाल के दौरान स्थगन लिख तो दिया हूं, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अस्तित्व का अभाव में ही आपातकाल के दौरान स्थगन को मैंने लिखवा दिया, ठीक है। तो आप जिसमें भी लिखे है उसमें लिख लीजिए, अस्पष्टता का अभाव लिख रहा हूं, अपने हिसाब से नॉर्मनिंग कर लीजिएगा, आपने किस में लिखा था, ठीक है, गड़बड़ मत कीजिएगा। चलिए, मौलिक अधिकार के शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। मौलिक अधिकार के शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। जैसे अल्पसंख्यक, संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को डिफाइन नहीं किया गया, जैसे अल्प अल्पसंख्यक, ठीक है, क्या अल्पसंख्यक, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था को कौन डिफाइन करेगा, ठीक है, लोक व्यवस्था शब्द डिफाइन नहीं है। सदाचार शब्द का डिफाइन नहीं है, सदाचार शब्द का डिफाइन नहीं है, ठीक है। युक्ति युक्ति प्रतिबंध तो बोल दिया, युक्ति युक्ति प्रतिबंध, क्या युक्ति युक्ति, ठीक है, युक्ति युक्ति प्रतिबंध को डिफाइन नहीं किया गया है। तो इन सारे शब्दों को बात करेंगे तो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं मौलिक अधिकार में क्या, स्पष्टता का अभाव है, ठीक है। क्यों स्पष्टता का अभाव है, क्योंकि मौलिक अधिकार में शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया, जैसे अल्पसंख्यक, लोक व्यवस्था, सदाचार, युक्ति युक्ति प्रतिबंध, ठीक है, इनको मतलब क्या किया गया, डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। अब अंतिम वाला में लिखना था आपको महंगा उपचार। महंगा उपचार जितना नंबर टॉपिक था उसमें लिखिए। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पे व्यक्ति, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति जब इनके प्राप्ति के लिए, जब इनके प्राप्ति के लिए न्यायालय जाता है तो धन और समय दोनों का, धन और समय दोनों का अधिक व्यय करना पड़ता है, धन और समय दोनों का अधिक व्यय करना पड़ता है, ठीक है। मतलब बर्बादी नहीं करना है, ठीक है, व्यय का मतलब बर्बादी ही हुआ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे सर हैं, फिर से रिपीट ठीक है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति जब इनके प्राप्ति के लिए न्यायालय जाता है तो धन और समय दोनों का अधिक व्यय करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता, धन और समय दोनों का व्यय करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे बर्बादी नहीं लिखेंगे, ठीक है, बर्बादी और व्यय में अंतर होता है। जैसे क्या करो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, समय का व्यय कर रहे हो, ठीक है, मतलब इसका रिस्पॉन्ड आपको मिलेगा, ठीक है, मतलब क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है, इससे आप कुछ अर्न कर सकते हो, ठीक है। और जाके अभी 4 घंटा फिल्म देख लेंगे, ठीक है, रील्स देखेंगे तो क्या होगा, समय का बर्बादी होगा, उसका मतलब प्रतिक्रिया में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, समझ रहे हैं ना। तो समय का व्यय करना और समय का बर्बादी करना दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, व्यय करना हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो मतलब इनके प्राप्ति के लिए न्यायालय, इनके प्राप्ति के लिए न्यायालय जाता है तो धन और समय दोनों का अधिक व्यय करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आप 4 से 5 लाइन लिख के फंडामेंटल राइट आपका यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है, फंडामेंटल राइट से मुक्ति मिलती है, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए 4 से 5 लाइन बात। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विस्तृत चर्चा की गई है, ठीक है। फंडामेंटल राइट में लिखना है, मतलब चेंज करके लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विस्तृत चर्चा की गई है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विस्तृत चर्चा की गई है। ठीक है, ये सारी चीज मैंने लिखा दिया ना, महंगा उपचार, निवारक, निरोध, ठीक है। लिखेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विस्तृत चर्चा की गई है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विस्तृत चर्चा की गई, लिखिए। नागरिकों के सामाजिक आर्थिक कल्याण, नागरिकों के सामाजिक आर्थिक कल्याण, नागरिकों के सामाजिक आर्थिक कल्याण, स्वतंत्रता समानता पे पूर्ण ध्यान दिया गया है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विस्तृत चर्चा की गई है, नागरिकों के सामाजिक आर्थिक कल्याण, स्वतंत्रता समानता पे पूर्ण ध्यान दिया गया है,
लिख लिए, पूर्ण ध्यान दिया गया था। अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि रूप में स्थापित करते हैं। अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि रूप में स्थापित करते हैं। अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि रूप में स्थापित करते हैं। इसलिए इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मूल अधिकारों को सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मूल अधिकारों को सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। इनके माध्यम से ही भारत में इसके माध्यम से ही भारत में सर व्यक्ति की स्वतंत्रता के बाद बोलिए तो फिर से। व्यक्ति की स्वतंत्रता का व्यक्ति किधर की चला गया? व्यक्ति की स्वतंत्रता स्वतंत्रता किधर है भाई? व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि रूप से स्थापित करते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विस्तृत चर्चा की गई है। नागरिकों के सामाजिक आर्थिक कल्याण, नागरिकों के सामाजिक के बाद कॉमा देखें, आर्थिक, सामाजिक आर्थिक कल्याण, स्वतंत्रता, समानता पे पूर्ण ध्यान दिया गया है। अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को, ठीक है, सर्वोपरि रूप से स्थापित करते हैं। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मूल अधिकारों को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। इसके माध्यम से ही भारत में न्याय और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। इसके माध्यम से ही भारत में न्याय और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। इसके माध्यम से ही भारत में न्याय और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। आप पैराग्राफ चेंज करके इसी में एक लाइन लिखेंगे और यहीं से समाप्त हो जाएगा। कुछ आलोचकों ने मूल अधिकारों की आलोचना निबंधनों के आधार पर की है। कुछ आलोचकों ने मूल अधिकारों की आलोचना निबंधनों के आधार पर की है, परंतु भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का निरपेक्ष नहीं सापेक्ष रूप है। निरपेक्ष नहीं सापेक्ष रूप है। निरपेक्ष नहीं, क्या है? सापेक्ष रूप है। सापेक्ष रूप है। देवी और सजनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ फंडामेंटल राइट का ये तीसरी समाप्त हो गया। मुक्ति मिल गई फंडामेंटल राइट से। अब जितना भी टॉपिक हुआ फंडामेंटल राइट के, ठीक है, इसमें से जितना भी लिखा हुआ है ना, सबके सब इसमें है। ठीक है, टोटल सारा का इसमें से एक भी फंडामेंटल राइट से इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, ध्यान रखें, इनफ है। ठीक है, कुछ मुद्दे जो है उसको करंट में लिखवा दूंगा तो हो जाएगा। ठीक है, करंट में कुछ कवर हो जाएगा। कुछ आलोचकों ने मूल अधिकारों की आलोचना निबंधनों के आधार पर की है, परंतु भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का निरपेक्ष नहीं सापेक्ष रूप है। ठीक है, अगला टॉपिक देके छोड़ दीजिए। कल हम लोग लिखेंगे मौलिक कर्तव्य। क्या लिखेंगे? मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक है। जिनका छूटा है फंडामेंटल राइट वो तो पूरा करवा दूंगा, लेकिन मौलिक कर्तव्य से जो आपका क्लास जो शुरू से हो रहा है आपके लिए, यहाँ से मिस नहीं करेंगे। अभी तक मात्र आपका एक ही टॉपिक छूटा है, फंडामेंटल राइट, और थोड़ा प्रस्तावना भी हुआ था। बाकी यहाँ से मिसिंग नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्लियर?